अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात होगी उस अंदोनाक हादसे की जो कुछ दिन पहले पेश आया, भुजा एयरप्लेन क्रैश जो हुआ इस्लामाबाद के करीब और जिसमें बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मैं और सेठी साहब, जियो न्यूज़ का पूरा नेटवर्क, हम हमदर्दी तो कर सकते हैं उन सोगवार ख़ानदानों के साथ जो अपने प्यारों को गंवा बैठे हैं इस हादसे में। इसके हवाले से भी बात होगी नाज़रीन, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के हम इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। बहुत अहम और बड़ा जलसा उन्होंने क्वेटा में किया और बहुत से लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि पाकिस्तानियत के लिहाज से, नेशनलिज्म के लिहाज से बहुत बड़ी मूव थी और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जो बातें इमरान खान साहब ने कही वो भी यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल है। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल डायलॉग की बात भी की, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। असगर खान केस के हवाले से नाज़रीन कुछ अहम बातें अब सामने आ रही हैं कि जो रिकॉर्ड है ख़ासतौर पर हबीब बैंक का और मेहरान बैंक की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स थी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स थी, वो मिसिंग है। और ये बात अब हमारे लिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक कंसर्न बन रहा है। और आज कुछ डिसप्लीज भी थे जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, क्या वजह है कि क्यों रिकॉर्ड सामने नहीं लाया गया। आगे चल के और भी अहम इशूज़ हैं जिन पे बात होगी। सेठी साहब, सबसे पहले अबाउट द एयर क्रैश, यकीनी तौर पर इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रीफ फॉर एवरीबडी और अल्लाह ताला माफ़ करे, पिछले 2 साल के अंदर ये दूसरा वाक़या है। जी हाँ, बड़ा सदमा हुआ है, बहुत बहुत बड़ा हादसा, बड़ा अफसोस हुआ। मगर फिर एक तरफ अफसोस और सदमा और ग्रीफ, ट्रेजिडी, दूसरी तरफ ऐसे लगता है जैसे कि ये तो होने वाला था और ये आखिरी नहीं, ना पहला था ना ये आखिरी है। बहुत से वजूहात हैं, सिर्फ ये भुजा का मसला नहीं है, ये आपकी सारी सिविल एविएशन का मसला है इस मुल्क में। और मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल तैयार ही नहीं हैं किसी किस्म के हादसे के लिए। हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि अब हम बिल्कुल हर किस्म की जो प्रिकॉशन या सिक्योरिटी या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो इस्तेमाल करनी चाहिए, सेफ्टी रेगुलेशंस, बिल्कुल ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। एक एग्जांपल नहीं, हर फ्लाइट में, खा वो PIA की फ़्लाइट हो, खा वो भोजा की हो, खा वो ए ब्लू की हो, किसी की भी हो, हर फ्लाइट के अंदर इतनी वायलेशंस हो रही होती हैं ग्राउंड से लेके कैबिन तक कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मुझे शर्म भी आती है क्योंकि अगर इस किस्म की हम बात करें, खुली बात करें, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा हमारे जो बाहर के बैरूनी मुल्क हैं जो आगे ये देख रहे हैं कि PIA और हमारी जो फ्लाइट्स हैं, जैसे कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करते, गिर रहे हैं, तो फिर वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। ऑलरेडी PIA को रिस्ट्रिक्ट किया गया यूरोप में क्योंकि उनके पास वो कहते हैं आपके जहाज़ ठीक नहीं है, आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रिकॉशंस ठीक नहीं है, आपकी ड्रिल्स ठीक नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा देर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाए और हमारी बातों से एक एविडेंस क्रिएट कर ली जाए हमारे नेशनल इदारे के ख़िलाफ़। मगर बात सीधी सीधी है, बात यह है कि बहुत ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ और ये जो इदारे हैं सब जगह पे ये एक कोल्ड ब्लडेडनेस, नेग्लिजेंस, नॉट केयरिंग अबाउट थिंग्स, ह्यूमन लाइफ चीप हो गई है, कोई अपना काम नहीं कर रहा है और स्टैंडर्ड्स इतने गिर चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और कुछ जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ बाहर, मुझे लोग यही कहते हैं, एक्सपर्ट्स और एविएशन के लोग, कि आप लोगों ने तो बिल्कुल रॉक बॉटम, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गिर गए। हमारे पायलट्स टॉप क्लास के, टॉप क्लास पायलट्स हमने दुनिया में एक्सपोर्ट किए। हमने मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस को खड़ा कर दिया अपने पायलट्स और अपने टेक्नीशियन से। मगर वही टेक्नीशियंस और वही पायलट्स जब आपके जहाज़ में बैठते हैं तो वहाँ फिर वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और आप प्लीज़ मेरी ज़ुबान मत खुलाइए, मैं आपको इतने ख़तरनाक एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑन बोर्ड, फ्रॉम डिलेड फ्लाइट्स, VVIPs के लिए फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, लोग कैबिन्स के अंदर आ जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ, और पायलट जो कि इन कमांड होता है ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसकी जो बात है वो सुनी नहीं जाती और धमकियां दी जाती हैं। वहाँ से लेके कि बैगेज कैसे स्टोर करते हैं, क्लिनलीनेस कैसे होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सी चीज़ें। मगर ये जो हादसा हुआ,
अब ये क्या इसके बाद कुछ हमें एहसास होगा कि हमने अपने प्रिकॉशंस जो हैं ये सेफ्टी के ये हम करने हैं कि नहीं करने, नहीं, और भी हादसे होंगे। और ये बिल्कुल ये सियासी तौर पे आप देख रहे हैं कश्मकश हो रही है। वो कहते हैं हमने कमीशन बना दिए, एग्जैक्टली वो कमीशन बना दिए, और दूसरे कहते हैं कि ये कमीशन ठीक नहीं है। हाँ, वो कहते हैं आपने इजाजत दी थी इनको, आपने किया था, वो कहते हैं आपने रिन्यू किया था या आपने इनको एंड सो ऑन। ये एक तू मैं शुरू हो गई है, और वो जो ट्रेजेडी है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। दूसरी बात ये कि कमीशंस तो उस वक्त होती हैं जबकि पहले रिजल्ट आ जाए, ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट्स आ जाए, पूरी इंक्वायरी, वॉइस रिकॉर्डर का पता चल जाए, और वो एक्सपर्ट्स इंक्वायरीज करते हैं। ये जज हजरात इंक्वायरीज, टेक्निकल इंक्वायरीज नहीं करते। कोई टेक्निकल आदमी होना चाहिए, होना चाहिए, और एक नहीं ज्यादा होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट भी लोग होने चाहिए इसमें। तो ये जो जिस तरीके से इन्होंने बनाया है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं आता, और ये होगा कि इंक्वायरी छोटी मोटी होगी और फिर कहेंगे जी वो ह्यूमन एरर या वेदर एरर करके इसको लपेट। साहब हमारे मुल्क में तो वैसी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, चेकर्ड हिस्ट्री है कमीशंस की ना, आज तक कमीशंस की अब आप बात करते हैं तो कमीशन तो 2-3 किस्म की हुई है ना। एक तो कमीशन हुई हैं जो लोग यहाँ असैसिनेट हो गए, उसमें से आप शुरू करें लियाकत अली खान से, कोई कमीशन की रिजल्ट्स नहीं है, कमीशनें बैठी, किसी को पता नहीं चला हुआ क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद असैसिनेशन के अलावा जस्टिस मोहम्मद मुनीर की एक रिपोर्ट थी, वो अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ राइट्स हुए थे 1954 में पंजाब में। वो एक कमीशन थी ये जिसकी रिपोर्ट शाया हुई और बाद में शाया हुई, और वो ज़बरदस्त रिपोर्ट है। मेरा ख्याल है वो एक ऐसी एक्सेप्शनल रिपोर्ट है जो कि हर कोर्स में पढ़ानी चाहिए कि उसके अंदर क्या हमने सीखना चाहिए था जो हमने नहीं सीखा। और अफसोस इस बात का कि वही एक रिपोर्ट है जो पढ़ाई भी नहीं जाती, लिखाई भी नहीं जाती, सिखाई भी नहीं जाती, उसका हवाला भी नहीं दिया जाता किसी चीज़ में। अफसोस इस बात का कि उसके अंदर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ और क्या नहीं होना चाहिए, वो आज तक सबक हमने नहीं सीखा। मुर्तज़ा भुट्टो साहब, वहां भी कमीशन बनाई गई, उनकी कमीशन, ज़ियाउल हक साहब की कमीशन बनाई गई, मोहतरमा की कमीशन बनाई गई, आपने हाल देख ही लिया क्या हुआ। अभी ये पिछले दिन सलीम शहजाद और सलीम शहजाद की कमीशन में रिपोर्ट तो आ गई है ना, और उन्होंने बड़े केयरफुली चलना पड़ा बिकॉज बड़ी खतरनाक एरियाज थे, क्योंकि एक आपकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को टारगेट किया गया था, इल्जाम उन पे थे, तो बड़ी केयरफुली चलना पड़ा। मगर फिर भी मैं समझता हूँ उस कमीशन की हिम्मत है कि उन्होंने फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि फलाने ने किया, ये नहीं किया, और शायद वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो नहीं, बिकॉज उनके पास वो फोरेंसिक्स है ही नहीं, और वो उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं थी। मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि ये एरियाज हैं जहां हमने मीडिया को प्रोटेक्ट करना है और जहां हमारी एजेंसियों का जो रोल है वो सस्पेक्ट है। तो इन शॉर्ट मतलब है कि वो फिर भी अच्छी रिपोर्ट थी। मगर जनरली स्पीकिंग हमारी हिस्ट्री ये है कि ये रिपोर्टर से कुछ नहीं होता, ये इसको कहते हैं फाइल को बंद करना होना तो रिपोर्टों के हवाले कर दें। ये मजाक किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में, कभी कोई चीज़ यार एक कमीशन बना दो, मतलब है कि इन्होंने फारग कर दो, कमीशन बना दो। दुनिया में ऐसे नहीं होता, दुनिया में इस चीज़ को सीरियसली लिया जाता है। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि क्या इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का कहा है ना कि कॉम्पेंसेशन होगी। अगर कहीं वेस्ट में होता तो पता नहीं, वेस्ट में आज हमारे साबिर शाह साहब ने उन्होंने लिखा है कि कम से कम वहाँ $20 मिलियन से ज्यादा अरबों रुपए जो है वो कॉम्पेंसेशन में कंपल्सरी इंश्योरेंस होती है जो कि एयरलाइंस करवाती है। यहाँ तो वो भी नहीं होता। और फाइनली जो तीसरी चीज है जो कि ये बहुत आसान है ये करना, कंपल्सरी इंश्योरेंस, और वो टिकट की उसके अंदर फेयर के अंदर ऐड करते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनीज तैयार मगर ये करते नहीं, अगर करते भी हैं तो आपको देते नहीं है। तीसरी चीज ये कि जो मीडिया का रोल रहा है, मैं अफसोस से ये कहूँगा कि मीडिया का रोल भी जो है ये बहुत न्यू मीडिया, इनको भी पता ही नहीं है कि रूल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होते हैं, डिजास्टर जब हो उसको कैसे कवर करते हैं। यहाँ ये होता है कैमरा लेके भाग पड़ते हैं, कौन पहले पहुंचा, किसने पहले फुटेज दे दी, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, किस सेंसिटिविटी के साथ देखना है नहीं देखना, लोगों को परेशान नहीं करना, नहीं। यहाँ तो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज किसने देनी है, लाशें किसने पहले दिखानी है, और मतलब इस किस्म की। तो मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर भी ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे आपने लोगों की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना है। और दुनिया में मैं आपको यकीन बताऊं, डिजास्टर रिपोर्टिंग के ऊपर पूरे कोर्सेज होते हैं कि अगर एयरलाइन क्रैश हो तो उसको कैसे कवर करते हैं, क्या चीजें आपने नहीं दिखानी, क्या चीजें आपने दिखानी है, क्या तजिया करना है क्या तजिया नहीं करना। यहाँ तो ऑलरेडी तजिए ये ऐसे हो गए हैं कि जी फलाने का ये है ये अभी तक ऑलरेडी कमीशन बैठी नहीं है, ब्लैक बॉक्स मिला नहीं और अभी तक वो मतलब है उन्होंने पहले ही फैसले कर लिए कि ये खामियां थी। मोटी बात यह है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरलाइन अथॉरिटीज और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितनी भी हैं बिल्कुल 0/0 है, कोई काम नहीं करती। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ये तो देखिए ये हमने PAF के हवाले की हुई है,
ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो यहाँ आके इसको चलाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये भी तब्दील होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आज एक रिपोर्टर ये कह रहे थे कि जी ये खाते किस्म के खुले हुए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जी आप PAF के रिटायर्ड लोग जो हैं उनको आके आप सिविल एविएशन में लगाएं। दुनिया में ऐसे नहीं होता। एक्सपर्ट्स के तौर पे वो ज़रूर होते हैं, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो सिविलियन एक्सपर्ट्स के पास होती है और सिविलियन इन चीज़ों को रन करते हैं। मगर यहाँ नहीं, यहाँ तो आपने देखा कि PIA के हमने MD जो है वो भी अब PAF के चीफ लगा दिए। तो मुझे टेक्निकली मेरा ये है कि यार ये इन चीज़ों को तब्दील करना चाहिए हमें, मगर नहीं, वो एक माहौल बना हुआ है, एक कल्चर बना हुआ है कि इन सिनिक्योर्स हैं जिसे कहते हैं लोगों को फिट करने की जगह, चले आप रिटायर हो गए, आप फिक्र ना करें, आपको यहाँ फिट कर देते हैं। ये नहीं देखना कि इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आवाम की बेला ना, ये चीज़ें इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। अफसोस इस बात का है कि एक हुकूमत आती है, दूसरी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सेठी साहब, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ख़ास तौर पे जो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इवेंट था, वो कुछ दिन पहले इमरान खान साहब जब गए क्वेटा के अंदर, बहुत बड़ा जलसा था। बहुत से लोगों ने ये कहा कि पिछले तकरीबन 12-14 सालों में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ और बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बारिश भी हो रही थी लेकिन स्टिल दे वर एबल टू गैदर पीपल। मेरा ख्याल है आप तैयारी कर रहे हैं PTI ज्वाइन करने की। अच्छा नहीं, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं डिस्पैशनेट व्यू दे रहा हूं। डिस्पैशनेट व्यू दे। चलिए फिर चलिए हमारी भी दो टके की बातें हैं वो भी आप सुननी पड़ेगी आपको। डिस्पैशनेट व्यू है कि जबरदस्त क्राउड था, ये नजर भी आ रहा है। इमरान खान साहब ने जो बातें की वो कुछ मेरे पास एक दो क्लिप्स भी हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने मोटी बात जिसके बारे में उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं वो कभी मसले का हल नहीं थे। हम जितने भी मामलात हैं, जितने भी बलोच लीडर्स हैं, हम उनके साथ बात करेंगे, डायलॉग करेंगे और जो उनसे वादा करेंगे, जो कमिटमेंट करेंगे, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा करेगी। ये आप दिखाने लगे मुझे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, दिखाऊंगा कुछ और। मुनीब, ये किसने नहीं कहा? जरदारी साहब कब से ये कह रहे हैं कि मैंने वो मसला हल कर दिया। मैंने जरदारी साहब की इंटरव्यू 3 साल पहले की थी। उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं सबको साथ इकट्ठा बैठा रहा हूँ, सबको मैं बैठा रहा हूँ और एक रेकन्सिलिएशन कर रहे हैं और हम फंड्स दे रहे हैं और फलाना कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और मिलिट्री तो कोई नहीं, ये तो सिविलियंस ही हैं। ऐसी बातें की थी ना, कुछ नहीं हुआ। मियाँ साहब भी हुआ है वहाँ से, मियाँ साहब ने भी यही बातें की, इमरान खान साहब भी वही बातें कर रहे हैं। मगर मैं ये सवाल पूछता हूँ इमरान खान साहब से कि क्या आप क्वेटा गए हैं तो आपने जो डिसअपीयर्ड लोग हैं उनके बारे में आपने क्या बात की? उन्होंने कहा मैं मसला हल कर देंगे मिसिंग पर्सन्स का, और यही मसला हल करेंगे जैसे मियां नवाज शरीफ हल करेंगे, जैसे जरदारी साहब हल करना चाहते हैं, ऐसे ही हल करेंगे ना। ये बटन दबाएंगे और बलोच सारे आ जाएंगे, पहाड़ों से उठ कर आ जाएंगे और इनकी बात सुन के सब घरों घर ही चले जाएंगे। ये तो वैलिड पॉइंट कि उन लोगों को आप दोनों पार्टीज को लोग ट्रस्ट नहीं करते, खान साहब को करेंगे नहीं, उनसे पूछिए ना बलोच से। आज सारा दिन मैं लगा रहा हूँ बलोच से पूछने। मैं पहले आपको क्लैरिफिकेशन ये दे दूं कि जलसा तो ठीक अच्छा था, बड़ा था, मगर बलोच की पार्टिसिपेशन उसमें नहीं थी। आज मैंने फ़ोन पे फ़ोन किए और मैंने बलोचों से बात की। मैंने कहा आप लोग अगर गए थे तो इसका मतलब है आप साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं गए। उन्होंने कहा जी पश्तून आए थे, कुछ हज़ारा थे, कुछ पश्तून थे और कुछ पंजाबी सेटलर्स थे जो कि देहातों से दूर से, अब क्योंकि सिक्योरिटी का मसला क्वेटा की तरफ आ गए। उन्होंने कहा जी पिशीन से पठान आए, चमन से पठान आए, लोरालाई से पठान आए, किला सैफुल्ला से पठान आए, शोब से पठान आए। उन्होंने कहा जी दिस वाज अ पश्तून जलसा, इसमें बलोच की पार्टिसिपेशन नहीं थी। पहली बात तो उन्होंने ये की। अब ये आपकी जो थ्योरी है ना, और ये जो कि बहुत बड़ा जलसा था, पाकिस्तानियत का इजहार था, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब को केपी में भी मैं कब से कह रहा हूं वोट मिलेगा, पठान का वोट मिलेगा। बलूचिस्तान की 40% आबादी कम से कम पठान है और ये सारे उन इलाकों में से क्वेटा में पठान आए थे। अब जहां दाद देनी चाहिए वो ये कि ये आए थे उनके लिए, ये उनके वोटर हैं, ये बन सकते हैं, नौजवान तबका उनके लिए आए थे, उनके लिए। इसमें ये कहना कि जी बड़े करोड़ों रुपए लगा दिए, यार कौन नहीं लगाता, तो इसको मैं अहमियत नहीं देता। लगाते हैं, उसके बगैर कैसे पार्टी है चलना है। बिल्कुल, ये कोई बात नहीं है जी 3 करोड़ लग गया, 4 करोड़ लग गया, वो लग गया तो फिर लगाते हैं, इसीलिए तो पैसे होते हैं, इलेक्शन ऐसी तो होती है। तो ये नहीं कि इमरान खान साहब ने पैसे लगा दिए, ऐसी कोई बात नहीं। मगर बात यह है कि क्या बलोच आए थे कि नहीं आए थे? इक्का दुक्का जरूर आए थे, मगर जिसे कहते हैं ना बलोच की पार्टिसिपेशन वो नहीं थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, इसीलिए मैंने आपको उस वक्त रोका कि आप थोड़ा ओवर हो रहे हैं। आप जलसा देख के ना तो आप ओवर हो रहे हैं। क्यों? नहीं, खाली मैं नहीं हो रहा और बड़े बड़े काबिल लोग हो रहे हैं। नहीं, वो पीटीआई सपोर्टर्स। हमारा काम है टू बी ऑब्जेक्टिव।
मैं डिनाई नहीं करता कि वहाँ लोग थे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि बलोच की पार्टिसिपेशन नहीं थी। वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ उन्हें कुछ नहीं दे सकता, वो ये समझते हैं जरदारी कुछ नहीं दे सकता, वो ये समझते हैं इमरान खान कुछ नहीं दे सकता। इमरान खान साहब के बारे में तो वो और भी कम सोचते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो बड़े करीब हैं पाकिस्तान आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट के। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और सबसे ज्यादा अगर कोई किसी ने उनके साथ हमदर्दी की है तो ये पीपल्स पार्टी वालों ने या नवाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ साहब के जमाने में उनके चीफ मिनिस्टर भी नेशनलिस्ट में थे, और कोई और पीपल्स पार्टी के जमाने में और नवाज शरीफ साहब के जमाने में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे वहां, उनको अकोमोडेट किया गया था। मुशर्रफ साहब के जमाने में लड़ाई झगड़े। अच्छा, और अब भी जो डिसअपीयरेंसेस है उसके ऊपर मियां साहब ने ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन ली है, जरदारी साहब ने कोई स्ट्रांग पोजीशन नहीं ली, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फौज का मामला है, इसलिए वो जरा केयरफुल है। मियां साहब ने खुल के बात की। उनका ऑपोजिशन में नहीं, जरूरी नहीं ऑपोजिशन में, यार ज्यादती ना करो। ऑपोजिशन में बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ करते। मियां साहब पहली दफा बात कर रहे हैं, इज कॉलिंग अ स्पेड। दूसरी बात ये है कि सब लोग गए थे वो, और हामिद मीर साहब ने कितनी दफा बताया हमारे इन्हीं प्रोग्राम के ऊपर कि सवाए इमरान खान साहब के सब लोग वहां गए, जो बिल्कुल, वो बेसिक पर्संस का एक कैंप लगा हुआ है। आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने वहां तो कोई बात नहीं हुई, वहां बंदे अपने सेकंड रैंकर्स भेज दिए, खुद नहीं गए। तो इसीलिए नहीं गए बिकॉज उन्हें मालूम है कि एजेंसियों को ये बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इल्जाम एजेंसियों पे लग रहा है कि ये डिसिपेट जो है वो एजेंसियों का खाता खुला। अच्छा, इसलिए मैं आपसे कहूंगा जरा ख्याल रखिए, इसकी कोई पाकिस्तानियत की कोई बात नहीं है। 2-3 सीटें इमरान खान साहब को मिलेंगी बलोचिस्तान में, जो समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक वक्त था कि शायद ये भी ना मिलती, अब उनको पश्तून इलाकों से मिलेंगी, मगर बलोच इलाकों से नहीं मिलेगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। खान साहब ने और भी अहम बातें की हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, और आगे चल के ये भी बात करेंगे कि असगर खान केस का क्या बनेगा जब इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिसिंग हैं। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी इमरान खान साहब के उस जलसे की जिन्होंने क्वेटा में किया। यकीनी तौर पर एक बड़ा जलसा था, तारीख साथ जलसा था। शेडी साहब, इमरान खान साहब ने वहाँ पर एक जो उनका फेवरेट टॉपिक होता है, वो तो मैं कहूँगा हर जगह मियाँ साहब के लत्ते ज़रूर लेते हैं PMLN के। क्या कहा? वो जो कहा मैं चाहता हूँ ज़रा सुने, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक कॉमेंट किया है इसके ऊपर वो भी शेडी साहब से मैं शेयर करूँगा, लेकिन खान साहब ने कहा क्या, ये ज़रूर सुनने वाली बात है। जो बलोचिस्तान के सियासतदान हैं उनमें ये अहलियत ही नहीं बलोचिस्तान में अमन लाने की, और इसका मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराता हूं। APDM में सारी जमातें थी, और जब APDM की जमातों को नवाज शरीफ की नून लीग ने बॉयकॉट करवाई इलेक्शन, सबसे बड़ा नुकसान बलूचिस्तान को हुआ। हाँ जी शेडी साहब, वो उन्होंने कहा बॉयकॉट जब करवाया तो बड़ा नुकसान हुआ, और क्योंकि मियां साहब फिर इलेक्शन उन्होंने लड़ लिया, BNP ने भी लड़ लिया, लेकिन बाकी पार्टीज जो थी वो फिर बॉयकॉट में ही रही। अगर वो बॉयकॉट ना करती और हिस्सा ले लेती इलेक्शन के अंदर तो हालात मुख्तलिफ होते। खान साहब के कहने का ये मतलब है। देखिए, किसी भी इलेक्शन को बॉयकॉट करना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हमारी हिस्ट्री की ये तकाजा है कि जब भी इलेक्शन को बॉयकॉट किया है मेन स्ट्रीम किसी पार्टी ने, तो मेन स्ट्रीम पार्टी का नुकसान हो गया। और इसको मैं एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ ये, और ये अभी इस्टेब्लिश फैक्ट है। तो जब मियाँ साहब ने और इन सब लोगों ने मिलकर, जिसमें इमरान खान साहब भी थे, उस वक़्त फ़ैसला ये किया, बलोच नेशनलिस्ट भी थे, पश्तून नेशनलिस्ट भी थे, इन्होंने ये फ़ैसला किया उस वक्त कि हम बॉयकॉट करेंगे ये। तो उस वक़्त आप जैसे लोगों की राय यही थी कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, मुशर्रफ को खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, हर चप्पे चप्पे पे लड़ाई करनी चाहिए, हर इंच के लिए सीज करनी चाहिए, स्पेस लेनी चाहिए। और मियाँ साहब को इस बात का एहसास हो गया, और किसने एहसास दिलाया? मोहतरमा ने। मोहतरमा ने एहसास दिलाया कि हम 10 साल बाहर रहे हैं, खला पैदा हो गई है, वो नए नए लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम फारग हो जाएंगे, हमारा क्या होगा? तो मैं आई हूं, मुझे भी बड़ा खतरा है, और वो नहीं चाहते कि मैं आऊं, वो नहीं चाहते कि आप आए, मगर हमने आना है और लड़ना है और जगह लेनी है। तो मियाँ साहब को बात समझ आ गई, उनके गलत फैसला था, समझ आ गई। तो उन्होंने तो वो गलती नहीं की,
और उसकी वजह से अब पंजाब में भी हुकूमत की और अब वो एक वापस रिस्टोर हो गए हैं किस्म के एज अ पॉलिटिशियन। अगर वो ना इलेक्शन में हिस्सा लेते तो आप समझते 5 साल बाहर रहते ना, यहाँ क्यू वाले और पीपल्स पार्टी वाले धंधा उनकी हुकूमत होती, और फिर अगली इलेक्शन में इन्होंने पैसे लगा के ये करके वो करके तो इन्होंने फिर इलेक्शन जीत लेनी थी। इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर मियां साहब ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और मेक अप कर लिया, तो इमरान खान साहब और वो बलोच नेशनलिस्ट्स जिन्होंने नहीं फिर अपनी फैसले को तब्दील किया, तो गलती तो उनकी थी ना। फिर मतलब आप उनको भी बॉयकॉट छोड़ देना चाहिए था। और बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था। फर्क क्यों, उनसे गलती ज्यादा बड़ी हुई, इमरान खान साहब से इतनी बड़ी गलती नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को उस इलेक्शन में भी एक सीट नहीं मिलनी थी, मगर बलोचों को वो जो उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स थे या पख्तूनख्वा वाले लोग थे, उनको तो अपनी 2-2 3-3 सीटें मिली। मिंगे साहब की पार्टी को मिल जानी थी, बिल्कुल मिलनी थी, हमेशा हिस्टोरिकल सीट्स रही, उनको मिलनी थी। मगर ये जरूर था कि मुशर्रफ साहब इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे और वो JUI और मुल्ला उसको सपोर्ट कर रहे थे और इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने उनको पैदा किया था। मुशर्रफ साहब ने उनको 5 साल 6 साल 7 साल नरिश किया था। तो अनइवन इलेक्शन तो थी, मगर लड़नी चाहिए थी। इमरान खान साहब की कुछ कोई हैसियत नहीं थी उस वक्त। मियाँ साहब की तो पार्टी थी और इन बाकी लोगों की पार्टी थी। मियाँ साहब ने अपनी गलती तस्लीम करके फौरन इलेक्शन का फैसला करने का ऐलान कर दिया। इन लोगों को भी चाहिए था। अफसोस इस बात का कि इमरान खान साहब की बातों में, जज्बाती बातों में वो आ गए और आके उन्होंने कहा नहीं हम नहीं इसको, उनका ख्याल था कि ये चलेगी नहीं बात तो चल गई ना। ये 4 साल तो गुजर गए हैं और अब अगली इलेक्शन भी ऐसा माहौल पैदा हो गया कि अगली इलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह। सो इन दैट केस मतलब फिर तो गलती जो है वो मियाँ साहब की नहीं थी। मियाँ साहब ने तो गलती तस्लीम करके अपना रुख ठीक कर लिया, नहीं तो वो आज पछता रहे होते जैसे वो बाकी लोग पछता रहे। अच्छा, वो खान साहब फिर एक लिहाज से तो ठीक ना कि अगर ये पार्टी से हिस्सा ले लेती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। तो उसकी गलती जो है वो मियाँ साहब की तो नहीं है ना, वो तो उनकी गलती है ना जिन्होंने ये फैसला किया। मियाँ साहब ने तो अपना फैसला तब्दील कर लिया, तो उनको भी एहसास हो जाना चाहिए था कि ये सही कर रहे हैं मियाँ साहब। उस वक्त जज्बात में आके हमने ये करी। इमरान खान साहब का कोई स्टेक नहीं था, उनका तो था कि मैं प्रिंसिपल बॉयकॉट करूं। अभी आपने देखा हाल में उन्होंने बाय इलेक्शन बॉयकॉट किया और पार्टी के अंदर अच्छी खासी इसके ऊपर लेन देन हुई है, मतलब बहस तो हुई है ना कि यार ये सोचना चाहिए था हमें। तो अर्ज ये है, अब ये कहना कि नवाज शरीफ ने ये सारा कुछ किया, मैं समझता हूं नहीं। इमरान खान साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, क्योंकि साफ शफाफ आदमी है, प्रिंसिपल थे, तो वो एक पर्सनैलिटी तो थी ना। हाँ। और उसके अंदर वो बलोच जो थे वो भी आपको पता ही है साफ शफाफ लोग हैं, उनमें भी वो उस किस्म की करप्शन या उस किस्म की अपॉर्चुनिज्म या मौका नहीं है। तो वो इस चीज के अंदर आ गए इस बात में। मियाँ साहब सियासतदान है, मंजे हुए खिलाड़ी है, थोड़ा मारे गए गलत रास्ते ले जा रहे हैं, अपना कितना सही करो, जल्दी रिवर्स गियर लगाए, रिवर्स गियर लाके आ गए। वो जनाब रिवर्स गियर लाके मियाँ साहब आगे सेट हो गए और वो जो बेचारे ने वो इधर उधर फिरते फिरते टकरा मार के फारग हो गए। तो इसमें यह कहना कि जी नवाज शरीफ साहब की गलती है, बात सही नहीं है। बात यह है कि इमरान खान साहब की पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इन्होंने मिसलीड किया उन सबको। खुद तो इनको कुछ नहीं मिलना था, बिकॉज आज का दिन और वो दिन में बहुत फर्क है। आज इमरान खान साहब लीडर बन चुके हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी है। कह रहा हूं नवाज शरीफ साहब को 1 सीट या 2 सीट बलूचिस्तान में मिलना मुश्किल है अगली इलेक्शन में, मगर इमरान खान साहब सीटें निकाल जाएंगे बलूचिस्तान में। तो ये छोटा सा इनकलाब है, उस वक्त और सिचुएशन थी। तो गलती इमरान खान साहब की थी, मगर उन्होंने सबकी गलती बना दी और मियाँ साहब के खाते डाल दी। एक्चुअली मियाँ साहब की कोई गलती नहीं थी। अच्छा सेठ साहब, अब ये खान साहब ने जो अहम बातें कर ली, कुछ और भी उन्होंने ये जो आपने बात हमने कर ली कि वो क्या चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, उसके हवाले से भी बात हो गई। फाइनली उन्होंने बात ये की कि 110 बिलियन उन्होंने कहा है, 110 बिलियन रुपए NFC में मिले हैं बलूचिस्तान को, लेकिन उन्होंने कहा नजर कहीं नहीं आते, खा खू गए हैं सब। सही कहते हैं, वो तो ठीक बात, सही कहते हैं, 100% सही कहते हैं। जब वो ये खाने पीने की बात करते हैं ना सबके बारे में, हाँ। वो बिल्कुल सही कहते हैं, खा पी गए। अच्छा सवाल अब ये कहना कि वो खा पी गए, ये नई बात तो नहीं है ना। अब सब पाकिस्तानी को, हर बंदे को ये पता है कि खाऊ पीऊ माल लग गया है, ठीक है जी। जहां भी घूमते हैं इस वक्त खाती हैं पीती हैं, और वो तो आप 110 अरब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खरबों रुपए जो उनके हिसाब नहीं मिल रहा, वो कहाँ गए। अमेरिका से वो कहते हैं मुशर्रफ के जमाने में $20 बिलियन आए। अब $20 बिलियन तो मुझे वो ट्रांसलेट करने में जीरो ही भूल पता नहीं लगता कि कितने पैसे हैं, ठीक है। और कहाँ क्या कोई डैम बना, कोई मेजर मोटरवे बनी, कोई चीज है, कोई ऐसे अस्पताल बन गए जो कि आज नजर आ रहे हैं, नहीं है ना। तो वो कहाँ गए, जहाज आ गए, गन्स आ गई, लड़ाइयां कर ली, ठीक है, और कुछ खा पी गए।
ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो बात यह है कि ये हुक्मरान जहां भी हैं खाना पीना लगा हुआ है। वहां इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो स्ट्रेट इन स्विंगर बॉल करते हैं और विकेट टा करके तोड़ देते हैं। वहां उनके साथ आप कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो जो कह रहे हैं 110 बिलियन, कोई पता नहीं। ये जो सारे वहां बैठे हुए ना 62 MPs, उनमें से 61 तो मिनिस्टर्स हैं। तो आपका क्या ख्याल है वो चुप करके बैठे? वहाँ लाइब्रेरीज के भी मिनिस्टर वो तो उनको तो एंटासिड खानी पड़ती होगी, इतना खा पी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जितनी करप्शन इस वक्त बलूचिस्तान में, ये हुकूमत जो है, जो कि मैं समझता हूँ लूली लंगड़ी हुकूमत, जो कि हुकूमत नहीं है, एक किस्म का एक पिट्ठू ग्रुप बना है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते, ये भी मैं आपको बता दूं, ये ड्रामा है सारा कि जी हम चाहते हैं कि मफामत हो, वो नेशनलिस्ट वापस आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब ड्रामा है। ये पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब शायद चाहेंगे कि, मगर वो जो वहां बैठे हुए हैं वेस्टेड इंटरेस्ट वो नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं ये ना ही आए, बॉयकॉट ही रहे, फौज रहे, हम खाते पीते रहे। हाँ एग्जैक्टली। तो ये इसमें बलोच जो इस वक्त हैं पावर में, वो भी करप्ट है। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अच्छा नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपकी कॉल्स होंगी, आपके मैसेजेस होंगे, कोशिश करेंगे एक और अहम मौजू पर बात हो सके। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कॉल्स का वक्त है और पहली कॉल लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि सीडी साहब से कुछ अहम सवाल हैं वो भी किए जाए। हमारे साथ कॉलर ने दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, उसामा अब्बासी याद कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सेठी साहब से ये सवाल है कि जब से पीर आसिफ अली जरदारी साहब ने सराइकी सूबे का ऐलान फरमाया है, इससे सराइकी इलाके को क्या फायदा होगा और जनूब अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब को क्या नुकसान होगा? ये जरा सेठ साहब मुझे जरा इसकी वजाहत चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, मोटी मोटी बात है, आपको खुद पता है, हमें आप ड्रामा कर रहे हैं, आपको नहीं पता, सब पता है आपको। मोटी बात ये है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सदर्न पंजाब में था, बाकी जगह पे तो नहीं था इतना, वहाँ तो नून का वोट बैंक था। तो वो अपने पुराने वोट बैंक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और उन्हें, क्योंकि ये एक सराइकी की प्रोविंस की डिमांड थी, तो मेरा ख्याल है उसको हवा दे रहे हैं ताकि वहाँ जो है उसको स्टिच अप कर लिया जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी को अब पंजाब में जो जितनी सीटें पहले मिली थी सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में, वो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा इस दफ़ा। तो इसलिए वो अपना सदर्न पंजाब बेस है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये सराइकी का सूबे का ये नारा लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फर्क पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी सदर्न पंजाब में सीटें मिली थी और क्यू को भी मिली थी। क्यू और नून समझे वो मुस्लिम लीग का वोट है। तो अर्ज ये है कि अब क्यू तो नहीं रही, तो अब नुकसान नवाज शरीफ साहब का भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक तो ये नुकसान और फायदे वाली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, हर जगह पे जहाँ नेशनलिज्म उभरती है ना, खा वो नेशन स्टेट की हो या वो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हो, जिसे हम सब नेशनलिज्म कहते हैं, बलूचिस्तान सब नेशनलिज्म, पश्तून सब नेशनलिज्म, सिंध सब नेशनलिज्म, सराइकी सब नेशनलिज्म। तो ये जो सब नेशनलिज्म होती है, इसको अकोमोडेट करने में वोट मिलते हैं। किसके वोट मिलते हैं? मिडिल क्लासेस के और जेंट्री के। क्योंकि मिडिल क्लास और जेंट्री जो है वो ये देखती है कि ये पूरे सूबे के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो फोकस हो रहे हैं सेंटर के अंदर, नॉर्थ के अंदर, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान थे वो नवाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने अपने इलाके जो थे उनको वो पक्का कर रहे थे। तो इनको डिप्राइव किया गया सदर्न पंजाब को, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के इलाके थे, और प्रोविंसेस के अंदर जो फंड्स थे वो उधर नहीं गए, इधर गए। तो इसलिए ये पीपल्स पार्टी वाले उस सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका फायदा हो जाएगा। अब बात यह है कि क्या अवाम का फायदा होगा या नहीं होगा, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि अवाम का फायदा होगा कि नहीं। नेशनलिज्म हमेशा मिडिल क्लास और लैंडेड क्लास या इंटेलेक्चुअल क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास, वो उसको लीड करती है हमेशा, अवाम फॉलो करती है। और जब वो अपना मकसद हासिल कर लेती है नेशनलिस्ट फोर्सेस, तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसके जो फ्रूट्स ऑफ दैट स्ट्रगल हैं वो अवाम तक पहुंचे। अगर ऐसे होता तो जब हम लोगों ने अपनी आज़ादी हिंदुस्तान से और बरतानिया से ली थी, तो हमारे यहाँ के हालात गरीबों के लिए कुछ तो हो जाता ना, नहीं हुआ ना, तो वो नेशनलिज्म भी फेल कर रही है। इंडिया की अपनी नेशनलिज्म देख लीजिए, ब्रिटिश राज के खिलाफ कांग्रेस ने इतनी जद्दोजहद की तो क्या हुआ? इंडिया में 300 या 400 मिलियन लोग मिडिल क्लास के और अपर क्लास के हैं, और 600 मिलियन जो है वो अभी भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उन्हें अभी भी उनके पास आप जाएं, और यहाँ भी आप जहाँ गरीब इलाके हैं जहाँ आप जाएं वहाँ पूछें, उनको अभी भी बरतानिया राज नहीं आता, क्योंकि वहाँ कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो था ना, न्यूट्रलिटी तो थी ना, रियासत नजर तो आती थी।
तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो नेशनलिज्म का जो स्लोगन होता है, ये मिडिल क्लासेस और राइजिंग बुर्जुआजी का ये स्लोगन होता है, और ये इसी को वो टैप करना चाह रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक जो है वो यही छीन सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म के वहां फ्यूडल रिलेशंस हैं, सोशल रिलेशंस हैं, वो इसी किस्म की नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा MRD मूवमेंट जब हुई थी तो सिंध के अंदर जतोई साहब ने मूवमेंट लीड किया था 1982 में, 83 में, तो वो भी सिंधी नेशनलिस्ट फोर्सेस को साथ लेके चले थे, हालांकि उसमें कुछ मिलना तो नहीं था उनको। तो ये एक नेशनलिज्म का स्लोगन इज अ मिडिल क्लास एंड जेंट्री रूलिंग क्लास स्लोगन, जिनको अपनी शेयर ऑफ स्पॉइल्स जो है उसके लिए वो ये जद्दोजहद करते हैं, मगर अवाम फिर अवाम को साथ लेके चलते हैं। तो अवाम को क्या कुछ मिलता है या नहीं मिलता उसके बाद जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी, मिल सकता है मगर जरूरी नहीं। शेख साहब, यासीन साहब, मैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर नजम सिटी साहब से मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि 11 सेक्टर में जो 150 के करीब फौजियों की शहादत हुई है और उनकी लाशें निकालने के लिए जो नामुमकिन सा काम बज़ाहिर लगता है, फिर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बेहतर ना होता कि ये करोड़ों रुपए उनकी वो रसाख को कंपनसेशन की मद में दिए जाते। जबकि मेरा दूसरा सवाल ये है कि किस मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी सियासी जमात का कोई कारकुन या कोई लुटेरा टाइप नाम नहाद लीडर और उसके अहलेहाना फौत हो जाए तो ये 1 सेकंड की देर नहीं लगाते मुल्क को 3 दिन का शोक सर मनाने में। लेकिन बोजा एयरलाइन के 127 अफराद की शहादत की बात हो या फिर 11 सेक्टर में मुल्क की दिफा की खातिर 150 जो अफराद सर शहीद हुए हैं उनकी बात हो, तो ये कोई भी सियासी जमात समेत मुल्क का कोई इदारा 1 सेकंड के लिए भी सर शोक का ऐलान नहीं करती। क्या बहसियत पाकिस्तानी ये हमारे लिए धूप मरने का मकाम नहीं है? बड़ी मेहरबानी जी। देखिए, बात तो आप सही कहते हैं, मगर सियासत फिर सियासत होती है ना। बात यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के जहाज में बैठ के और सियाचिन का दौरा करने में किसी का कोई फायदा हुआ या आपके एक्सचेकर का नुकसान हो गया? मगर नहीं, जाना है। नहीं जाते तो आप और मैं कहते कितने कोल्ड ब्लडेड हैं, कितने बेदिल हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि हमदर्दी, जब दुख होता है तो साथ देना पड़ता है, अगर खुशी में साथ देना पड़ता है तो दुख में भी साथ देना चाहिए। तो क्या हो गया, चोरी इतनी करते हैं तो अगर जहाज में बैठ के चले जाते तो क्या था? जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब गए, दाद मिली उनको, पैसे तो खर्च हुए ना, किसी की जेब से तो गए हैं ना, इनकी अपनी जेबों से तो नहीं गए। तो वो आपकी जो आर्ग्यूमेंट है ना जी कि ये जो पैसे ज़ाया होते हैं क्योंकि हम इस किस्म के सोग मनाते हैं या उसका एहसास के लिए ये करते हैं वो करते हैं, ये एक हमारा रवाज है, ये हमारा एक कल्चर है, ये उसका तकाजा है, तो ये करना पड़ता है। और सियासतदानों को तो करना पड़ता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में ये करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल लोगों के अगर दुख में आप शामिल नहीं होंगे तो फिर कब शामिल होंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जज्बा और जज्बात अपनी जगह पे, मगर सियासत का तकाजा अपनी जगह पे, और फिर आवाम भी यही चाहती है कि जब उनका दुख हो और या खुशी भी हो तो आप शामिल हो उसमें। अच्छा, ये नहीं सोचा जाता कि कितने पैसे लग गए, किसकी जेब से आए या नहीं आए। अच्छा, वो कह रहे थे 11 सेक्टर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी बजाय भाई उनके वर्षा को अगर करोड़ों रुपए दे दिए जाते तो वो बेहतर था। देखिए, असूल तो वही है ना कि अगर आप नहीं क्लीन अप ऑपरेशन करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपने तो अपने फेवरेट्स को पैसे बांट दिए, वो तो आपकी कंस्टिट्यूंसी थी, वहाँ लोग मारे गए, आपने वहाँ पैसे बांट दिए, आपने तो इसको डील मेकिंग कर ली है, आपने कोई कोशिश ही नहीं की कि इसको साफ किया जाए या यहाँ कुछ हिफाजत की जाए। तो हर चीज़ का जवाब है, तो ये करना पड़ता है, रियासत को सफाई करनी पड़ती है, लोगों को जो डेड बॉडीज है रिकवर करना पड़ता है, उनको बैरियल देनी पड़ती है, लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगर पता भी हो कि ये बंदा जो है खुदा को प्यारा हो गया, फिर भी उठा के ले जाना पड़ता है, एक तरीके के साथ उसकी बैरियल होती है, सो ऑन। ये रियासत का और अदारों का ये फ़र्ज़ होता है। साहब, रिजवान साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रिजवान अंसारी बात कर रहा हूँ बहनियार खान से। जी रिजवान साहब जी, मेरा ये सवाल है कि इमरान खान AQ खान से मुलाकात करने गए थे और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप PTI की सरपरस्ती करें। AQ खान वो शख्स हैं जिन्होंने हामिद काज़मी साहब के हक में गवाही दी थी कि मैं मस्जिद नबवी में खड़े होकर और खाने काबे में खड़े होकर कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि काज़मी साहब बेगुनाह हैं। इसी PTI में शामिल कुरैशी साहब भी हैं, उन्होंने भी काज़मी साहब के हक में दुआएं करवाई। एक तरफ PTI में आजम स्वाति साहब हैं जो काज़मी साहब के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। मेरा ये सवाल है इमरान खान से कि इमरान खान AQ खान के गवाही को और शामुद कुरैशी की दुआओं को अहमियत देंगे या आजम स्वाति की इल्जामात को?
टफ वन। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, इमरान खान साहब को ही पूछिए। लोग ये पूछते हैं इस किस्म के सवाल। अब आपने तो सिर्फ स्वाति साहब के ऊपर फोकस कर दिया, और भी बड़े सवाल इस किस्म के खड़े होते हैं। वहाँ से ये जवाब आता है कि भाई बात ये है कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं, मैंने भी तो इलेक्शन जीतनी है ना, इलेक्शन मुझे जीत लेने दें, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको कंट्रोल कर लूँगा, मैं देखूंगा इनमें से कौन इधर उधर होता है, इनको मैं टाइट करके चलाऊंगा, और अगर ये गड़बड़ करेंगे तो मैं फ़ौरन फारग कर दूंगा। मगर अभी एक धक्का लग रहा है, मुझे धक्का लगा लेने दे, ये मेरी मजबूरी है, मुझे ले जाने दें इनको साथ। वोट इनको मिलते हैं, लोग वोट देते हैं इनको। आपको ये बंदे पसंद नहीं है, मगर मैं आपको फिर आपको ये बताऊंगा। वो एक ट्रेड यूनियन साहब होते थे पुराने ज़माने में, मेरे बड़े दोस्त थे, ट्रेड यूनियन। वो स्कूटर पे आते थे, स्कूटर पे जाते थे। 20 साल ट्रेड यूनियनिज्म उन्होंने की, स्कूटर पे आए और स्कूटर पे गए। और एक दिन ऐसा आया कि इलेक्शन हार गए, और इलेक्शन क्या हारे, उनकी पार्टी भी फारग हो गई वहां से, और जमात इस्लामी के लोग आ गए और उन्होंने आके ट्रेड यूनियन सीज कर ली। ये रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा उनका। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा क्या सीखा आपने, 20 साल आपने ट्रेड यूनियनिज्म की, स्कूटर पे आते थे, स्कूटर पे जाते थे। कहने लगे मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं क्या हुई? कहने अगर मैं स्कूटर पे तो आता था वो तो बिल्कुल सही था, अगर मैं मर्सिडीज ले लेता ना तो फिर बात बनती, तो फिर मैं ना जाता। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे लोग कहते हैं इसने अपने लिए कुछ नहीं किया तो ये हमारे लिए क्या करेगा तो ये वही खाता है। साहब बात खत्म हो गया। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।